बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने की कोशिश करता है तो इस कोशिश में वो एमिट करता है अल्फा, बीटा या फिर गैमा रेडिएशंस। ये रेडिएशंस बहुत हाई एनर्जी कैरी करती हैं और इन्हें नॉर्मल आई से देखना पॉसिबल नहीं है। सो इनके पाथ को विजिबल पाथ बनाने के लिए हमने डिफरेंट डिटेक्टर्स बनाए। उनमें से जो डिटेक्टर आज हमने स्टडी करना है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, विल्सन क्लाउड चैम्बर को कंस्ट्रक्ट किया था CTR विल्सन ने इन 1911। इसके नाम में क्लाउड का वर्ड आता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में जब हम डिफरेंट अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस को यूज करेंगे तो उन रेडिएशंस के पाथ में आप कोई क्लाउडी पैटर्न जनरेट करेंगे और उस क्लाउडी पैटर्न को आप ऑब्जर्व करके रेडिएशंस के पाथ को विजिबल बनाएंगे। ये रेडिएशंस किस तरह पाथ को फॉगी पाथ या क्लाउडी पाथ में कन्वर्ट करती हैं, इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको याद दिलाती चलूं कि हमने पढ़ा था कि जब ये अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस किसी भी मीडियम में एंटर होती हैं तो इनकी आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन एक दूसरे से कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है। डियर स्टूडेंट, इस पेनिट्रेशन और आयोनाइजेशन को रिवाइज करने के लिए सपोज करें कि किसी ह्यूमन बॉडी पर अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस फॉल हुई, तो पहले हम ये देखते हैं कि इन रेडिएशंस की रेंज या पेनिट्रेशन में क्या डिफरेंस होगा। अल्फा रेडिएशंस स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये आगे पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगी, जबकि बीटा रेडिएशंस ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, सो ये टिश्यूज तक अप्रोच करेंगी, जबकि गैमा रेडिएशन जो सबसे ज्यादा रेंज या पेनिट्रेशन पावर कैरी करती हैं, गैमा रेडिएशन सबसे ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स तक पेनिट्रेट कर जाएंगी। ये तो था कि ये पेनिट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अगर आप आयोनाइजेशन का कंपैरिजन करें तो अल्फा रेडिएशंस की आयोनाइजेशन सबसे इंटेंस आयोनाइजेशन होती है। अल्फा रेज से कम बीटा की आयोनाइजेशन है और गैमा रेज सबसे कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। और यही आयोनाइजेशन का ही प्रोसेस होगा जो इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में ट्रैक्स या पाथ में फर्क लाएगा। और यही हम बेसिक प्रिंसिपल इसमें यूज करेंगे कि इस डिवाइस में हम रेडिएशन की हेल्प से आयोनाइजेशन जनरेट करेंगे और इस आयोनाइजेशन प्रोसेस के साथ साथ हम सैचुरेटेड एयर की हेल्प लेंगे। और सैचुरेटेड एयर के पार्टिकल्स जब इन आयंस पर कंडेंस होंगे जो अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस ने प्रोड्यूस किए होंगे, तो उस पाथ को हम विजिबल बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस सारी चीज को ऑब्जर्व करने से पहले हम जरा डिटेल में देखते हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर की कंस्ट्रक्शन किस तरह की गई है। इसकी ओवरऑल शेप कुछ इस तरह की है। इसकी बॉटम में आपको नजर आएगा एक मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है। इस पिस्टन की टॉप सरफेस पर आप प्लेस करेंगे एक ब्लैक फेल्ट पैड, जिसको आप सोक करेंगे अल्कोहल के अंदर। ये ब्लैक फेल्ट पैड एक फोमी सा स्ट्रक्चर होता है और इस फोमी स्ट्रक्चर को आप अल्कोहल लिक्विड में सोक करके पिस्टन के ऊपर प्लेस करते हैं। अगर आप इसकी वॉल्स को देखें तो आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड की वॉल में एक एक विंडो नजर आ रही है। इसमें एक विंडो यूज होती है फॉर अ सोर्स ऑफ लाइट और दूसरी विंडो यूज होती है फॉर द एंट्रेंस ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। और इसकी टॉप सरफेस पर आपको एक ग्लास विंडो नजर आ रही है और इस ग्लास विंडो के ऊपर अटैच होता है एक कैमरा। और इस कैमरा की हेल्प से आप इस क्लाउड चैम्बर के अंदर बनने वाले डिफरेंट ट्रैक्स की फोटोग्राफ जनरेट करेंगे और उस फोटोग्राफ की हेल्प से आप डिफरेंट ट्रैक्स को आइडेंटिफाई करेंगे।
इसके साथ आपको एक पोटेंशियल सोर्स भी अटैच्ड नजर आ रहा है। ये पोटेंशियल सोर्स 1 किलो वोल्ट का है और इसकी बॉटम पर आपको एक वैक्यूम वॉल्व नजर आ रहा है और ये वॉल्व पिस्टन की मूवमेंट के साथ साथ एयर को रिमूव करने और इस चैम्बर में लो प्रेशर जनरेट करने के लिए यूज होता है। डियर स्टूडेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन देखने के बाद अब मैं आपको बताती हूं कि इसमें हमने सैचुरेशन, कंडेंसेशन और आयोनाइजेशन ये 3 प्रोसेस किस तरह जनरेट करने हैं। इसमें जो पिस्टन की मूवमेंट है उसको और रेडिएशन की एंट्रेंस और सोर्स ऑफ लाइट के ऑन होना, ये तीनों प्रोसेस आपने साथ साथ जनरेट करने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपने अल्कोहल के साथ सोक करके ब्लैक फेल्ट पैड को प्लेस करना है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप ब्लैक फेल्ट पैड को अल्कोहल में सोक करके यहाँ प्लेस करेंगे तो अल्कोहल के वेपर्स चैम्बर में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस एयर में आपको मिलेंगे अल्कोहल वेपर्स और ये एयर कहलाएगी एयर सैचुरेटेड विद अल्कोहल वेपर्स। अब आपने 2 वर्ड्स कॉमनली सुने होंगे, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा है सुपर सैचुरेटेड। अब ये मोस्टली सॉल्यूशंस के लिए या एयर या किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। इनको समझने के लिए पहले आप सपोज करें कि आपके पास वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन है। आपने वाटर में सॉल्ट की अपनी तरफ से एक मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व की और अब आपका ये कहना है कि इस वाटर में मजीद सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। सो अब ये सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये है सैचुरेटेड वाटर विद सॉल्ट। लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें और स्टिरिंग का प्रोसेस करें तो मेरे ख्याल में इसमें मजीद सॉल्ट को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी जो डिसॉल्विंग पावर है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। अब आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, स्टिरिंग का प्रोसेस भी फास्ट किया और इसमें मजीद आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इस प्रोसेस में आप सॉल्ट ऐड करते गए तो एक टाइम आएगा जब इस लिक्विड में मजीद सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब और कोई ऐसी कंडीशन नहीं जिसको चेंज करने से आप मजीद सॉल्ट को इसमें डिसॉल्व कर सकें। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपके पास कैपेसिटी होती है मजीद चीज को जनरेट करने की, लेकिन सुपर सैचुरेटेड में आप मजीद कैपेसिटी नहीं पाते। सो अगर यही बात हम एयर से लिंक करें कि ये एयर सैचुरेटेड एयर है विद वेपर्स, तो इसका मतलब ये है कि उस एयर में वेपर्स की अच्छी खासी कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी उसमें कैपेसिटी है कि मजीद उसमें आप वेपर्स जनरेट कर सकते हैं। सो इनिशियली जब हम इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं तो जो इसमें एयर मौजूद होती है वो कहलाती है सैचुरेटेड एयर विद वेपर्स। अब इसमें कौन से वेपर्स हैं? अल्कोहल वेपर्स हैं। सो अब जब आप इस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे तो जिस मोमेंट पर आप रेडियो एक्टिव सोर्स को विंडो के पास प्लेस करेंगे उसी टाइम आपने स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट को भी ऑन करना है और पिस्टन को एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग आपने डाउनवर्ड मूव किया। ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने चाहिए। जैसे ही आप पिस्टन को एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इस मूवमेंट से उस चैम्बर में मौजूद एयर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। इस लो प्रेशर पर उस एयर में मजीद अल्कोहल वेपर्स जनरेट होंगे और वो बन जाएगी सुपर सैचुरेटेड एयर। अब इस सुपर सैचुरेटेड एयर में से जब अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस पास करेंगी तो वो जनरेट करेंगी आयोनाइजेशन का प्रोसेस। इस आयोनाइजेशन के प्रोसेस को
हम अल्फा पार्टिकल के लिए अगर जूम करें तो ये कुछ इस तरह होगा। इसमें एक अल्फा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी के साथ सुपर सैचुरेटेड एयर में से मूव करता जा रहा है, अपने रास्ते में आने वाले एयर पार्टिकल्स को आयोनाइज करता जा रहा है। आपको पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये पार्टिकल मूव करता है और इंटेंस आयोनाइजेशन करता है तो इस सुपर सैचुरेटेड एयर में मौजूद वेपर्स फौरन मूव करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव आयन और वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑन दीज पॉजिटिव आयंस। आपने देखा कि किस तरह वेपर्स ने आयन पर कंडेंसेशन का प्रोसेस किया। आपको थोड़ी ही देर में एक पूरा वेपर्स का ट्रैक नजर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ट्रैक आप विजिबल करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट और ये पैटर्न कुछ इस फॉर्म में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ हुआ आपको मिलेगा। मैंने वर्ड यूज किया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड का क्या मीनिंग है? एक्चुअली जब आपके पास सुपर सैचुरेटेड एयर होती है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स है और ये वेपर्स जैसे ही आप एक सडन एक्सपेंशन का प्रोसेस करते हैं तो उस सडन एक्सपेंशन के प्रोसेस से जैसे ही प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर भी लो होता है, तो ये वेपर्स आपस में कंबाइन होकर ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इनका ये कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है तो इन्हें मिलते हैं पॉजिटिव आयंस और ये सारे वेपर्स कोशिश करते हैं कि वो इन पॉजिटिव आयंस पर कंडेंस हों और कन्वर्ट हो जाएंगे एक ड्रॉपलेट में और यही ड्रॉपलेट आपको एक फॉगी पैटर्न दिखाता है और इस फॉगी पैटर्न को जब आप कैमरा की हेल्प से कैप्चर करते हैं तो आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स या 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ नजर आते हैं। वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ किस तरह के होते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। इनमें जो फर्स्ट ट्रैक आप देख रहे हैं ये है अल्फा पार्टिकल का। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये ट्रैक बहुत ही थिक है। इसकी रीजन है कि अल्फा पार्टिकल बहुत ही इंटेंस आयोनाइजेशन जनरेट करते हैं। आपने पढ़ा था कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल जब भी किसी भी एटम के पास से गुजरेगा तो इस अल्फा पार्टिकल का डबल पॉजिटिव चार्ज उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा और उस एटम को कन्वर्ट कर देगा एक आयन में। सो सेम इसमें भी आपने यही ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल आए तो उन्होंने एक इंटेंस आयोनाइजेशन की और उनकी वजह से जो आपको फॉगी ट्रैक नजर आए वो बहुत ही थिक और स्ट्रेट थे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी होता है वो इतना डिफ्लेक्ट नहीं करता, सो अल्फा पार्टिकल का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा। दूसरे नंबर पर जो ट्रैक्स हैं वो हैं आपके बीटा पार्टिकल के। क्योंकि बीटा पार्टिकल बहुत ही लाइटर होता है, सो जब वो सिस्टम में एंटर होता है तो वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। उसकी डिफ्लेक्शन की वजह से आपको स्ट्रेट पाथ नहीं मिलते, आपको इरेटिक टेढ़े पाथ मिलते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस भी नहीं होते। जिस तरह आपका अल्फा का ट्रैक कंटिन्यूस ट्रैक था, थिक ट्रैक था, ये उसके कंपैरेटिवली डिसकंटिन्यूस होते हैं और इरेटिक होते हैं। और थर्ड जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है वो गैमा रेज का है। गैमा रेज क्योंकि बहुत ही माइनर सी आयोनाइजेशन करती हैं, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है लेकिन आयोनाइजेशन इनकी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हमें गैमा रेज का कोई भी डेफिनेट ट्रैक नजर नहीं आता। आपने नोटिस किया होगा कि जितनी किसी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होती है उतना ही उस पार्टिकल का ट्रैक आपको बिगर नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ द ट्रैक विल डिटरमिन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो डियर स्टूडेंट, अब तक आपने जितनी भी इसकी डिटेल स्टडी की उसमें आपने ये देखा कि जब भी विल्सन क्लाउड चैम्बर में कोई भी पार्टिकल एंटर होगा तो फर्स्ट प्रोसेस जो जनरेट होगा वो है आयोनाइजेशन। और फिर जैसे ही आयंस बनेंगे और आपने सैचुरेटेड एयर को कन्वर्ट किया सुपर सैचुरेटेड एयर में, तो जैसे ही आयंस बने तो उस सुपर सैचुरेटेड एयर के वेपर्स इन आयंस पर
कंडेंस हुए और इस कंडेंसेशन से वो वेपर्स ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुए और जैसे ही वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुए तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट आपने उस ड्रॉपलेट के पाथ को विजिबल बना लिया। सो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने ये देखा कि विल्सन क्लाउड चैम्बर एक ऐसी डिवाइस है जो आयोनाइजिंग पार्टिकल के पाथ को विजिबल बनाती है, क्योंकि जितनी भी ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं ये इनविजिबल होती हैं, हमारे सेंसेस इनको देख नहीं पाते। सो इनके पाथ को विजिबल बनाने के लिए हमने यूज़ किया विल्सन क्लाउड चैम्बर को। और इसके जो बेसिक प्रिंसिपल में हमने चीज़ यूज़ की वो थे आपके सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, जिन्हें आपने कंडेंस कर लिया था पॉजिटिव आइंस के ऊपर। सो इसके प्रिंसिपल में आपने यूज़ किया सुपर सैचुरेटेड वेपर कंडेंस मोर ऑन डस्ट और आइंस। फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन को बड़ी डिटेल में देखा कि इसके चैम्बर के अंदर बॉटम पर आपके पास है एक मूवेबल पिस्टन और इसकी वॉल्स के साथ अटैच्ड हैं एक स्मॉल विंडो जो लाइट की एंट्रेंस के लिए है और एक और स्मॉल विंडो है जिससे आप रेडिएशंस को एंटर करवाते हैं। और पिस्टन पर आपने प्लेस किया था एक ब्लैक फेल्ट पैड को और इसकी टॉप पर अटैच किया गया था कैमरा, जिसकी हेल्प से आपने बनने वाले डिफरेंट ट्रैक्स के पाथ को फोटोग्राफ किया। और उन फोटोग्राफ्स को जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस नजर आई और वो थी अल्फा और उनके ट्रैक्स कुछ इस तरह के थे, दूसरी थी बीटा, उनके ट्रैक्स कुछ इस तरह के हैं, और थर्ड जो रेडिएशन है वो है गैमा, जिसके ट्रैक्स आपको कुछ इस तरह के नजर आएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमने स्टार्ट में ये भी डिस्कस किया था कि एक 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल अटैच होता है। वो पोटेंशियल क्यों अटैच किया जाता है, उसकी रीज़न है कि अगर आपने एक दफ़ा विल्सन क्लाउड चैम्बर को यूज़ कर लिया, अब आप इसे दोबारा किसी और रेडियो एक्टिव सोर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें तो आयंस बन चुके हैं ऑलरेडी। सो उन आयंस को जो ऑलरेडी एक दफ़ा के यूजेज के बाद इसमें बन चुके हैं, उन आयंस को अगर हमने रिमूव करना है तो उनको रिमूव करने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ 1 किलो वोल्ट या आप 1000 वोल्ट कह सकते हैं, इस स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल को इसकी टॉप और बॉटम के साथ अटैच करते हैं। जैसे ही आप इस पोटेंशियल को स्विच ऑन करेंगे तो इसकी टॉप और बॉटम सरफेस पर एक प्लेट पर आएगा पॉजिटिव और दूसरे पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसमें मौजूद आयंस अपने चार्ज के अकॉर्डिंग ऑपोजिट प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस मेटल प्लेट के साथ अटैच होकर न्यूट्रल हो जाएंगे और आपके इस सिस्टम में मौजूद सारे आयंस एलिमिनेट हो जाएंगे इनटू न्यूट्रल एलिमेंट्स। सो ये तो था कि आपने 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल सोर्स यूज करके इस चैम्बर को किस तरह दोबारा रीयूज करने के लिए तैयार किया। इस चैम्बर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके एक और ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस चैम्बर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो डिफरेंट रेडिएशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, और इनकी डिफ्लेक्शन से फर्दर हम डिफरेंट चार्जेस को, मैसेस को और डिफरेंट और ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द चैम्बर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स when different charges are deflected in different directions, we can calculate charge, mass and different parameters related to the particles. So dear student, ये तो था आपका विल्सन क्लाउड चैम्बर, जो कि एक फर्स्ट डिटेक्टर है जो आज हमने डिस्कस किया है। इस चैम्बर की हेल्प से आपने किस तरह डिफरेंट अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस के पाथ को विजिबल बनाया, आज हमने इसको बड़ी डिटेल में स्टडी किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद 2 और डिटेक्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह डिफरेंट रेडिएशंस के पाथ को विजिबल बनाते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।